हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग सिविल कोड प्यून के लिए टॉपिक जो शुरू किया था उसी को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। और पहला टॉपिक हम लोग वर्ण और वर्णमाला को समाप्त कर रहे हैं। तो आज इसका पार्ट 2 होने वाला है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट किया गया है। प्लेलिस्ट में आप लोग ज़रूर कंप्लीट करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे व्याख्या के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो एमसीक्यू के अलावा इसका पूरा निचोड़ भी आपको कंप्लीट करना है, ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आप सभी से छूटने नहीं पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अगला प्रश्न 23। सवाल है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ी ऊ किस प्रकार का स्वर होता है। देखिए, यहाँ पर जो बड़ी ऊ लिखा गया है ये किस प्रकार का स्वर होता है। तो याद रखना है, ये पश्च संवृत स्वर होता है। और कल के वीडियो में ये सभी को हमने डिस्कस किया है कि पश्च विवृत क्या है, अग्र संवृत क्या है, ये सारा कल के वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाके रिवाइज कर सकते हैं। और आइए आगे इसके मुख्य बिंदु को देखें। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से छोटा ऊ और बड़ा ऊ पश्च संवृत स्वर होते हैं। याद रखना है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग, पश्च का मतलब पीछे होता है, यानी जीभ के पिछले भाग ये कार्य करता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे में इन वर्णों को जरूर याद रखिए। जैसे आपका बड़ी आ, ऊ, ओ, औ, ये सभी जो आपके वर्ण हैं ये पश्च स्वर के नाम से जाने जाते हैं। चलिए आगे याद रखेंगे, संवृत स्वर उन स्वर को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है। तो कल के वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए हैं। जैसे में आपका ई, ऊ, ये सभी जो वर्ण होते हैं ये संवृत स्वर के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन 24 है। लिखा, ओठों की आकृति के आधार पर निम्न में से कौन आवर्त मुखी स्वर होता है। ठीक है, आवर्त मुखी स्वर इनमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आवर्त मुखी होता है ई। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका पूरा डिटेल देखेंगे। ओठों की आकृति के आधार पर स्वर को दो भाग में बांटा गया है। पहला कहलाता है आवर्तमुखी और दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो फ्रेंड्स वृत्तमुखी होता है। इन दोनों को अच्छे से यहाँ पर एग्जाम्पल सहित देखना है। पहले आते हैं कि आवर्तमुखी किसे कहते हैं, ये क्या होता है। तो जिन स्वर के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उसे आवर्त मुखी स्वर कहते हैं। यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में ओठ जो है वो गोलाकार नहीं होता है उसे आवर्तमुखी कहा जाता है। जैसे में आपका अ, ई, ए, ऐ, ये सभी वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि दूसरा प्रकार क्या कहलाता है, तो वृत्तमुखी कहते हैं। और वृत्तमुखी कहने से ही पता चल रहा है कि जिन स्वर के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं वे वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे ऊ, ओ, औ, आ इत्यादि में से ई जो आपका है वो आवर्तमुखी स्वर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन 25 होगा। लिखा है, निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन से हैं। ठीक है, तो कंठ वर्ण में याद रखेंगे का वर्ग होता है। कौन सा वर्ग होता है, का वर्ग होता है। इसके अलावा आपका आ होता है। इसका सारा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो राइट आंसर बी हो गया, कंठ में आपका आ आएगा। अब यहाँ से ध्यान देना है कि छोटा ई और बड़ा ई तालव्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों से कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखेंगे। तथा ऊ जो होता है ये ओष्ठ वर्ण होता है। ठीक है, अगला सवाल 26 है। लिखा, कौन सा वर्ण ओष्ठ वर्ण नहीं है। ठीक है, तो ओष्ठ वर्ण में आपका प वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है, प वर्ग आता है, ऊ आता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अ जो लिखा गया है ये कंठ वर्ण है, अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया है।
राइट आंसर डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जो है ये ओष्ठ नहीं है, कंठ ध्वनि है, जबकि ऊ पवर्ग ओष्ठ वर्ण ध्वनि होते हैं। चलिए अगला सवाल 27 में लिखा है निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो ओष्ठ वर्ण की बात करें, यहाँ पर करेक्ट आंसर डी होगा। अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए हैं, इसका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो ऊ जो होता है ये ओष्ठ वर्ण होता है। हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्ण के उच्चारण स्थान का विवरण निम्नलिखित रूप में दिया गया है। इन विवरण को जरूर एक साथ आप लोग याद रखें। ठीक है, जैसे कंठ में आपका अ हो गया, आ हो गया, इसके अलावा क वर्ग याद रखें। कौन सा वर्ग? तो क वर्ग आता है। तालु में आपका छोटी ई और बड़ी ई के अलावा च वर्ग याद रखेंगे। मूर्धा में री के अलावा ट वर्ग याद रखेंगे। ओष्ठ में ऊ के अलावा जो है वो प वर्ग होता है, ये भी याद रखेंगे। कंठ तालव्य में ए और ऐ आता है, जबकि कंठोष्ठ में ओ और औ आता है। इन सभी को एक साथ एक जगह अगर आप रिकॉल कर ले रहे हैं तो समझ जाइए आपका पूरा बेहतरीन यहाँ से तैयारी होने वाला है। क्वेश्चन 28 होगा, लिखा कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है। अब इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में लिखिए, क्योंकि हम तुरंत अभी बता चुके हैं। कंठ तालव्य का मतलब है कि जिस वर्ण का उच्चारण कंठ और तालु की सहायता से होता है। जैसे ए और ऐ जो वर्ण हैं ये कंठ तालव्य वर्ण के उदाहरण हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि ऊ हो गया, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, जबकि र और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, जबकि आ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है। तो लिखा है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ तालु यानी कंठ तालव्य का उच्चारण स्थान ए होता है, राइट आंसर बी होगा। इसके अलावा ए भी होता है, तो ए और ऐ दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ पर एक फिलर्स पूरा करना है। ठीक है, फिलर्स में क्या है, लिखा ऐ का उच्चारण स्थान में और की सहायता ली जाती है, रिक्त स्थान को भरिए। तो देखिए ए वर्ण हो गया, इसके अलावा ऐ वर्ण हो गया, इसके उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता लिया जाता है। कंठ और किसका? तालु का। तो इसलिए 30 का आंसर सी ऑप्शन करना होगा, कंठ और तालु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 में। लिखा है ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो ओ और औ जो है ये कंठोष्ठ वर्ण के उदाहरण हैं, कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, लिखा इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों होते हैं। 33 है, इसमें कुछ वर्ण लिखे गए हैं। ई, च, छ, ज, झ, ञ आदि का उच्चारण निम्न में से किससे होते हैं। तो इसका आंसर होगा तालव्य से, तालु से। करेक्ट आंसर सी होगा। ऑप्शन ए में कंठ है, तो याद रखेंगे कंठ से आपका क्या होता है, क वर्ग होता है। मूर्धन्य में कौन सा वर्ग आता है, तो इसमें ट वर्ग आता है, और ओष्ठ में आपका प वर्ग आता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से वर्ण होते हैं आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं 34 में। लिखा वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, यानी स्त्रीलिंग की पहचान करिए। तो इसमें याद रखना है कि ई जो होता है, छोटी ई या फिर बड़ी ई, ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द वर्ण हैं। कैसे हैं, तो स्त्रीलिंग वर्ण के उदाहरण हैं। जैसे याद रखना है कि अगर स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण करना है, स्त्री, बालिका, नदी, तो इन सभी में ई की मात्रा आ रहा है, तो ये सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। क्वेश्चन 35 है, लिखा किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो री स्वर इनमें से किस में नहीं है, तो ध्यान देंगे कृपा में भी आपका री आ रहा है, कृष्णा में भी री है, दृष्टि में भी है,
लेकिन आज में नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। अब इसका पूरा डिटेल भी आप देख सकते हैं कि कैसे हुआ है। तो फ्रेंड्स, कृपा को अगर आप तोड़ते हैं तो का व्यंजन प्लस री लिखना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर री आया है। कृष्णा में आपका जो है का व्यंजन और री आया है। दृष्टि में द व्यंजन और री आया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सब में री आ रहा है, लेकिन आज में कहीं भी री नहीं आया है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन होगा। लिखा है निम्न में से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। फिर से वही सवाल है, री की मात्रा का उपयोग इनमें से किस में हुआ है। तो 36 का आंसर डी करना होगा। वृष्टि में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। जैसे वृष्टि की अगर शब्दों को तोड़ेंगे तो व व्यंजन और री स व्यंजन, ट व्यंजन और ई से मिलके बने होते हैं, ठीक है। जबकि शेष शब्दों में र व्यंजन के अलग अलग रूपों का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल 37 है। लिखा है निम्न में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स संभालना जो लिखा गया है, संभालना में क्या है, अनुनासिकता का यहाँ पर प्रयोग होता है, ठीक है। अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो याद रखेंगे संभालना शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिक स्वरों की विशेषता है कि इनके उच्चारण में वायु नाक से कम और मुख से अधिक निकलती है। हिंदी में यह विशेषता चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल 38 होगा। लिखा एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। जहाँ पर एक से अधिक वर्ण के मेल होते हैं तो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, एक से अधिक वर्ण मेल होगा तो उसे व्यंजन वर्ण कहेंगे। तो करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल 39 है। लिखा हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो व्यंजन की कुल संख्या मूल रूप से जो मानी जाती है, मूल रूप से 33 होता है। और 33 कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से व्यंजन की संख्या 33 मानी गई है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले आपका यहाँ पर देखेंगे क वर्ग होता है जिसमें 5 व्यंजन। इसके अलावा च वर्ग है जिसमें 5 व्यंजन, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसके अलावा अंतस्थ वर्ण यार अलावा में 4 वर्ण होते हैं। ऊष्म व्यंजन में भी 4 वर्ण होते हैं। तो टोटल आपका 25, 8, 33 यहाँ से अगर टोटल देखा जाए तो 33 मूल रूप से होते हैं। लेकिन इसके अलावा याद रखेंगे 4 जो होता है वो संयुक्त व्यंजन भी होता है, जिसमें छ, त्र, ज्ञ और स्र। इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कहा है निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। कंठ ध्वनियाँ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क वर्ग जो होता है वो कंठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और एग्जाम ऑप्शन की बात करें तो ज और ज जो है ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, जबकि ट और न जो है मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। य र ल जो है ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा 41। लिखा उच्चारण के स्थान के आधार पर निम्न में से कौन सा दंत्य वर्ण है, यानी जिसका उच्चारण दांत से होता है तो वो आपका व्यंजन ल है। ल का उच्चारण दंत से होता है, ठीक है। और शेष ऑप्शन में आपका फ्रेंड्स प, म और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसे भी याद। 42 नंबर क्वेश्चन लिखा है घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो चूँकि घ जो है ये क वर्ग का अक्षर है और क वर्ग में जितने अक्षर होते हैं इसका उच्चारण कंठ से होता है, तो बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। इसके अलावा कंठ में और कौन कौन से आते हैं, तो आ हो गया, क वर्ग हो गया, ह हो गया, एवं विसर्ग कंठ ध्वनियाँ के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है। लिखा हिंदी में तालव्य सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो तालव्य स पढ़ने से ही इसका उत्तर मिल रहा है कि तालव्य इसका करेक्ट आंसर होगा।
जबकि याद रखेंगे अन्य तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं, तो ई हो गया, च वर्ग हो गया, या हो गया। इतने वर्ण को आपको ध्यान में रखना है जिसका उच्चारण स्थान तालव्य है। एग्जाम में कई बार डायरेक्ट ही इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 44 है, लिखा तालव्य व्यंजन बताइए। तो तालव्य व्यंजन अभी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि तालव्य में च वर्ग आते हैं। कौन से वर्ग आते हैं, तो च वर्ग आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। इसके बाद 45 है, जहाँ पर च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है। तो चूँकि च और छ च वर्ग में आएंगे, इसलिए तालु इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 46 में य का उच्चारण स्थान पूछा है। तो निम्न में से य का उच्चारण स्थान किससे होता है, तालु से होता है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में लिखा है, निम्न में से तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है। तो 47 भी डिस्कस कर ही चुके हैं। यहाँ पर तालव्य श क्या है, तो तालव्य ध्वनियाँ हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि मूर्धन्य ध्वनियाँ में ट वर्ग आता है, ओष्ठ में प वर्ग आता है, जबकि कंठ में क वर्ग आता है। क्वेश्चन 48 है, लिखा है हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है। तो हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ की बात करेंगे तो च वर्ग आएगा। च छ ज झ जो है ये सभी तालु से उच्चारित होते हैं। चलिए, यहाँ पर ध्यान रखना होगा मुख्य बिंदु में त थ द ध ये द्वंत ध्वनियाँ कहलाती है, जबकि ट वर्ग में जो अक्षर आते हैं इसे मूर्धन्य ध्वनियाँ कहते हैं, और प वर्ग में जो अक्षर आते हैं इसे ओष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं। क्वेश्चन 49 है, लिखा है स का उच्चारण स्थान। तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, स का उच्चारण स्थान तालु से होगा। और आज का अंतिम प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी को फटाफट कमेंट में बता देना है, क्योंकि इसका आंसर 100% सबसे सही होना चाहिए। लिखा है च वर्ग ध्वनियाँ का किस वर्ग में आती है। ऑप्शन है वस्तस्य वर्ण, कंठ, तालव्य या दंत्य। तो चलिए, आप लोग अपना आंसर फटाफट 50 का कमेंट करिए, और कितना आप लोगों ने सही किया है कमेंट में ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपका 200 प्लस क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप इन 200 प्लस क्वेश्चन करते हैं, आप देखिए इस चैप्टर से किसी भी एग्ज़ाम से अगर आप क्वेश्चन उठाएंगे बैठेंगे तो 100% बनेगा। बस आपको सही से पूरे क्वेश्चन को रिकॉल कर लेना है, याद कर लेना है। तो वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। अपना जो भी सुझाव है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स, आप सभी को प्रतिदिन लाइव क्लास भी इस चैनल पर मिलता है। रात 8 बजे से आप लोग ज़रूर जुड़िए, जो काफ़ी बेहतरीन मैराथन क्लास होता है, जिसमें 85 MCQ डिस्कस करते हैं हिंदी, इंग्लिश और मैथ का।